Okay, ji, Assalamu alaikum. So, in the last class, we started with the chapter. We completed merit and demerit goods. We were doing market failure chapter, right? Inshallah, today we gonna end this chapter. मसला नहीं है, मुझे आज मेरा जिम स्किप भी हो जाए तो होने दो। आज इंशाल्लाह इस चैप्टर को खत्म करके उठेंगे, ताकि जो हमारी अब थर्सडे को क्लास होगी ना, उसके अंदर हम फिर इसका 20 मार्कर करेंगे, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह हम लोग इसको खत्म करके उठेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि मेरिट गुड क्या होता है, डीमेरिट गुड क्या होता है, और काफी डिटेल में करा था। बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया उसके ऊपर, इतना लगाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने काफी ज्यादा टाइम लगाया बिकॉज मैंने आपको बताया कि पेपर में जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम लोग क्वेश्चन ढूंढ रहे होंगे ना, वो हम लोग मार्केट फेलियर और एफिशिएंसी का ढूंढ रहे होंगे। ऐसा ही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो टुडे वी आर डूइंग पॉलिसीज पॉलिसीज टू डील विद इशू ऑफ policies to deal with issue of demerit goods। सर आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग कर रहे हैं पॉलिसीज टू डील विद इशू ऑफ डीमेरिट गुड्स। तो जरा मुझे ये बताइएगा कि डीमेरिट गुड्स में प्रॉब्लम क्या है? डीमेरिट गुड्स में प्रॉब्लम क्या है यार? डीमेरिट गुड में प्रॉब्लम क्या है? डीमेरिट गुड में प्रॉब्लम ये है कि एक तो डीमेरिट गुड क्या है, ओवर प्रोड्यूस्ड है, और दूसरा डीमेरिट गुड जो है ना वो अंडर चार्ज है। क्या है डीमेरिट गुड में प्रॉब्लम? क्या है कि एक तो ओवर प्रोड्यूस है, दूसरा अंडर चार्ज है, और तीसरा डीमेरिट गुड जो है ना वो ओवर कंज्यूम्ड है। सर डीमेरिट गुड क्या है बेटा? डीमेरिट गुड ओवर प्रोड्यूस्ड है, अंडर चार्ज है, और ओवर कंज्यूम्ड है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की ओवर एलोकेशन होती है। ऐसा ही है। सर डीमेरिट गुड क्या है? प्रॉब्लम क्या है? डीमेरिट गुड ओवर प्रोड्यूस्ड है, इसकी सप्लाई ज्यादा है, इसकी प्राइस कम है, और इसकी डिमांड भी ज्यादा है। ऐसा ही है। तो अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, इफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन टेक्स प्लेस, तो व्हाट विल बी माय टारगेट? इफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन टेक्स प्लेस, सो व्हाट विल बी माय टारगेट? अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होगी तो मेरा टारगेट क्या होगा? मेरा टारगेट होगा कि मैं इसको क्या करूं, मैं इसको अंडर प्रोड्यूस कर दूं। मेरा टारगेट होगा मैं इसको अंडर प्रोड्यूस करूं। और क्या करूं? मेरा टारगेट होगा मैं इसको अंडर प्रोड्यूस करूं, ओवर चार्ज करूं, और अंडर कंज्यूम करा दूं। सर मेरा टारगेट क्या होगा? मेरा टारगेट होगा कि मैं इसको अंडर प्रोड्यूस करूं, इसको ओवर चार्ज करूं, और इसको अंडर कंज्यूम करा दूं। मतलब मैं रिसोर्सेज की क्या कर दूं? मैं रिसोर्सेज की कर दूं अंडर एलोकेशन। क्या कर दूं बेटा? रिसोर्सेज की, मैं रिसोर्सेज की कर दूं अंडर एलोकेशन। ऐसा ही है। तो आपने बोला सर डीमेरिट गुड वो गुड है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो एक्सटर्नल कॉस्ट प्रोड्यूस करता है, और उससे सोसाइटी को भी ज्यादा नुकसान होता है। ऐसा ही है। डीमेरिट गुड में प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन डीमेरिट गुड? व्हाट इज द इशू इन डीमेरिट गुड? इट इज ओवर प्रोड्यूस, अंडर चार्ज, एंड ओवर कंज्यूम। So now the government will intervene. There will be government intervention, and the government will implement its policies, which target would be to make it underproduce, overcharge, and underconsume. तो सर कौन कौन सी पॉलिसी लगा सकते हैं? एएस में हमने एक पॉलिसी सीखी थी। एएस में हमने एक पॉलिसी सीखी थी अंडर चार्ज करने के लिए, और वो अंडर प्रोड्यूस करने के लिए। और वो पॉलिसी कौन सी है? योर फर्स्ट पॉलिसी विल बी योर इनडायरेक्ट टैक्स। सर आपकी जो सबसे पहली पॉलिसी है वो कौन सी होगी? वो होगी इनडायरेक्ट टैक्स। तो यार जरा याद दिलाना प्लीज, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो आपने बोला सर इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। सर इनडायरेक्ट टैक्स एक टैक्स है गुड्स एंड सर्विसेज पे, और हमारी कंट्री में इम्पोज होता है जीएसटी के फॉर्म में, और बाहर मुल्क में इम्पोज होता है वीएटी के फॉर्म में। इफ यू गाइस रिमेम्बर, अगर आजकल आप लोग लेटेस्ट खाना खाने के लिए गए हो ना पाकिस्तान में, तो आपको रेस्टोरेंट ओनर ने बोला होगा, जो बिल लाया होगा उसने आपको बोला होगा कि इफ यू पे बाय कैश इट्स 15% टैक्स, एंड इफ यू पे बाय कार्ड इट्स 8%, राइट? सर बताएं इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? आपने बोला सर इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, हमारी कंट्री में जीएसटी की फॉर्म में, बाहर मुल्क में वीएटी की फॉर्म में। तो मुझे बताएं सर आप, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर का बर्डन बढ़ जाएगा,
और प्रोड्यूसर डीमोटिवेट होके क्या करेगा बेटा, कॉस्ट बढ़ेगी तो बर्डन बढ़ेगा, प्रोड्यूसर डीमोटिवेट होगा और प्रोडक्ट की सप्लाई को क्या कर देगा, प्रोडक्ट की सप्लाई को कम कर देगा, ऐसा ही है। सर इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ेगी, बर्डन बढ़ेगी, प्रोड्यूसर डीमोटिवेट होगा और सप्लाई कम कर देगा। जब सप्लाई कम होगी तो क्या होगी बेटा, जब सप्लाई कम होगी तो शॉर्टेज होगी, और जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, सही कह रहा हूँ। और जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, और ये क्वांटिटी डिमांड कितने से कम होगी, इसके लिए मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था पीईडी, ऐसा ही है। तो आपने बोला सर इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई कम होगी, क्या होगी, इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई कम होगी। तो जब सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, बताओ भाई, सप्लाई कम होगी तो शॉर्टेज सरप्लस, सप्लाई कम होगी तो बेटा क्या हो जाएगा, सप्लाई कम होगी तो शॉर्टेज होगी, और शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। तो मुझे जरा देख के बताओ, सप्लाई कम होने का क्या मतलब है, सप्लाई के कम होने का मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्स लगने की वजह से ये अंडर प्रोड्यूस हो गया, और सप्लाई कम हुई इसकी वजह से शॉर्टेज हुई, और ये क्या हो गया, ये ओवरचार्ज हो गया। ठीक कह रहा हूँ भाई, सप्लाई कम हुई तो ये अंडर प्रोड्यूस हुआ जिसकी वजह से ये ओवरचार्ज हो गया, और ओवरचार्ज होने की वजह से अंडर कंज्यूम हो गया, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर कोई भी चीज महंगी होगी तो मैं कम खरीदूंगा। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, सही कह रहा हूँ। ठीक है। अब अगर मुझे डायग्राम बनानी है ना, तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं नॉर्मल सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करूंगा, ये हमने बचपन में डायग्राम सीखी थी। ऐसा ही है, कौन सी सीखी थी, करा देता हूँ आपको ताकि आपको याद आ जाए। एएस लेवल पे हमने डायग्राम सीखी थी, क्या सीखी थी, मुझे बताइए जरा, याद दिलाइए। सर लेबलिंग कर देते हैं सबसे पहले। ऊपर आ गया प्राइस, और नीचे आ गया क्वांटिटी ट्रेडेड। ठीक है। सर बचपन से सीखते आ रहे हैं, डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड, जहाँ पे दोनों इक्विलिब्रियम, वहां से आ गई प्राइस क्वांटिटी। अब बताएं, सप्लाई कम होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा, ये न्यू इक्विलिब्रियम, तो यहाँ से आ गई न्यू प्राइस, नीचे आ गई न्यू क्वांटिटी। तो जरा देखें, ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया, ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये प्राइस हो गई, और ये क्वांटिटी हो गई। सर सप्लाई कम होगी, सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा, जिसकी वजह से शॉर्टेज होगी, और प्राइस बढ़ जाएगी, ओवरचार्ज हो जाएगा, और जिसकी वजह से अंडर कंज्यूम्ड हो जाएगा। ये डायग्राम हम लोगों ने एएस लेवल पे सीखी थी, ये डायग्राम हम लोगों ने एएस लेवल पे सीखी थी, तो मैंने ये एएस वाली डायग्राम बना दी। ठीक है, बना दी मैंने ये एएस वाली डायग्राम, देखें यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई हमें ये पता चला कि इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई कम होगी, ऐसा ही है। अब मुझे अगर ए टू वाली डायग्राम बनानी है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों को जो है ना, मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों को ऑपरेट करना चाहिए सोशली ऑप्टिमम लेवल पे, ऑपरेट करना चाहिए सोशली ऑप्टिमम पे, लेकिन हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं किसके ऊपर, इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल के ऊपर। तो अब हमें इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल से सोशली ऑप्टिमम लेवल पे आना है, और वो कैसे आएंगे, गवर्नमेंट टैक्स लगेगी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के थ्रू। तो इसका मतलब है अब हम लोग डायग्राम इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल से शुरू करेंगे। तो मैं पहले आपको डीमेरिट गुड की इंट्रोडक्शन डायग्राम एक बार फिर बनाऊंगा, फिर इनडायरेक्ट टैक्स लगा के डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको और क्लियर समझ आए। तो जरा मुझे बताइएगा, सबसे पहले आपने दो एक्सेस बनाई, लेबलिंग कर रहा हूं आपके सामने, देखिएगा। सर ऊपर आ गया प्राइस, और नीचे आ गया क्वांटिटी। ठीक है, जरा याद दिलाइएगा, ये नॉर्मल डीमेरिट गुड की इंट्रोडक्टरी डायग्राम बना रहा हूँ। सर ये एमएसबी हो गई, ये अपवर्ड स्लोपिंग एमएससी हो गई, जहां पे दोनों इक्वल हो गया वो इक्विलिब्रियम हो गया, ये प्राइस क्वांटिटी आ गई, देखें जरा, ये एमएसबी हो गया, ये एमएससी हो गया। जहां पे एमएसबी एमएससी इक्वल है वो सोशली ऑप्टिमम लेवल है, वहां पर एफिशिएंट एलोकेशन हो रही है, ये प्राइस, ये क्वांटिटी आ गई। सर आपको याद होगा जो एमएसबी है वही आपका एमपीबी है, क्योंकि क्योंकि डीमेरिट गुड्स में कोई एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं होता। अब डीमेरिट गुड ओवर प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो ये जो मैंने लाइन बनाई है आगे की तरफ, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है एमपीसी की, ऐसा ही है। तो बताएं जरा, जहां पर एमपीसी और एमपीबी इक्वल होगा उसको क्या बोलेंगे, कौन सा लेवल बोलेंगे उसको, याद है किसी को, ये जो न्यू इक्विलिब्रियम है इसको क्या कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा बताओ, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल, याद आ गया।
सर ये जो E1 है ना, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेटा इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल, ठीक कह रहा हूं? सर ये जो E1 है, इस E1 को क्या बोलेंगे बेटा? ये जो इक्विलिब्रियम E है, इसको क्या बोलते हैं? सोशली ऑप्टिमम लेवल। यहाँ पे कोई वेलफेयर लॉस नहीं है। ये जो E1 है, ये इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल है, और यहाँ पर वेलफेयर लॉस हो रहा है, ठीक कह रहा हूँ? अब बताएं जरा, इस क्वांटिटी क्यू पे एफिशिएंट एलोकेशन हो रही है, इस क्वांटिटी Q1 पे ओवर एलोकेशन हो रही है ना, तो इसका मतलब है ओवर एलोकेशन क्यों हो रही है? क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट एग्जिस्ट कर रही होगी। तो आपको याद है एमएससी की इक्वेशन क्या होती थी बेटा? एमपीसी प्लस ईसी। अब तो रट जानी चाहिए, इतनी बार करा दिया। तो मुझे बताओ, अगर मुझे एक्सटर्नल कॉस्ट निकालनी है तो मैं क्या करूं? एमएससी में से किसको उड़ा दूं? एमपीसी को निकाल दूं तो एक्सटर्नल कॉस्ट आ जाएगी। तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, वो क्या है? वो एक्सटर्नल कॉस्ट है ना। तो अब देखें, जो न्यू क्वांटिटी है ना, जिस पे अंडर एलोकेशन हो रही है, वहां से मैंने एमएससी और एमपीसी का डिफरेंस निकाला। ये जो न्यू क्वांटिटी है, यहाँ से मैंने एमएससी और एमपीसी का डिफरेंस निकाला, देखिएगा। और ये जो मैंने डिफरेंस निकाला है ना, ये जो मैंने डिफरेंस निकाला है, ये कौन सा है? ये है एक्सटर्नल कॉस्ट। ये जो मैंने आपके सामने डिफरेंस निकाला है, कौन सा? E1 से लेके ए तक, ये क्या है? ये आपका एक्सटर्नल कॉस्ट है। और ये जो आपके सामने ट्राइंगल है, E1 और ए, ये है आपका डेड वेट लॉस। ठीक है, ये आपकी डीमेरिट गुड की इंट्रोडक्शन डायग्राम है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब हम लोग कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? अब हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं इस इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल पे। अब मुझे वापस किधर जाना है? मुझे वापस जाना है सोशली ऑप्टिमम लेवल पे, और इस पे जाने के लिए गवर्नमेंट क्या लगेगी? इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब इनडायरेक्ट टैक्स की डायग्राम सीखते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइएगा जरा, अगेन सबसे पहले मैं दो एक्सिस बनाऊंगा, और सबसे पहले मैं लेबलिंग कर दूंगा। ऊपर आ गया प्राइस, और नीचे आ गया क्वांटिटी, ठीक है? बेटा ये वाली जो लाइन है ना, ये हो गई एम, ये वाली लाइन कौन सी हो गई? अब हम लोग इंडिविजुअल ऑप्टिमम से शुरू करेंगे। तो बताओ बेटा, जो एमएसबी है वही मेरा एमपीबी है, तो मतलब ये लाइन एमपीबी की है, एक ही बात है। और ये लाइन किसकी है? ये लाइन है एमपीसी की। तो ये जो आपके सामने इक्विलिब्रियम है ना, ये कौन सा है? कोई बच्चा मुझे चैट बॉक्स में बताएगा, जहां पे एमपीसी एमपीबी इक्वल होगा, वो होगा कौन सा लेवल? सोशली या इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल? सर ये होगा इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल, ऐसा ही है। सर ये वाला जो लेवल होगा, ये वाला जो लेवल होगा, ये होगा इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल, और इस पे वेलफेयर लॉस हो रहा है। ठीक है, अब डीमेरिट गुड जो है ना, वो होता है अंडर प्रोड्यूस। तो सप्लाई कम होगी तो पीछे की तरफ शिफ्ट करूं, तो अब ये लाइन क्या हो जाएगी? ये लाइन हो जाएगी एमएससी इज इक्वल टू एमपीसी प्लस टैक्स। बेटा जितने की एक्सटर्नल कॉस्ट थी ना, उतने का टैक्स लगा दिया। क्या करा? जितने की एक्सटर्नल कॉस्ट थी उतने का टैक्स लगा दिया। इधर देखो जरा, एमएससी की इक्वेशन क्या है? एमएससी की इक्वेशन क्या है बेटा? एमपीसी प्लस ईसी। तो जितने की एक्सटर्नल कॉस्ट थी ना, उतने का गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया? उतने का गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया। ऐसा ही है, ठीक कह रहा हूँ? जितने की एक्सटर्नल कॉस्ट थी, उतने का गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगा लिया। ठीक कह रहा हूँ? तो अब बताओ मुझे जरा, ये लाइन तो ऑलरेडी एमएसबी की है, और ये लाइन हो गई एमएससी। तो अब बताओ, जहां पे दोनों इक्वल होंगे वो होगा वापसी। ये कौन सा लेवल हो जाएगा? चैट बॉक्स प्लीज, ये कौन सा लेवल होगा? सोशली ऑप्टिमम लेवल, राइट? सर ये कौन सा लेवल होगा? ये होगा सोशली ऑप्टिमम लेवल, ठीक कह रहा हूँ? सर ये कौन सा लेवल होगा? ये सोशली ऑप्टिमम लेवल होगा। तो मुझे बताओ जरा, ये आ गई प्राइस P1, ये आ गई क्वांटिटी Q1, और ये हो गया न्यू इक्विलिब्रियम। ऐसा ही है, ठीक कह रहा हूँ? देखिएगा जरा, ये न्यू प्राइस P1 हो गई, ये न्यू क्वांटिटी Q1 हो गई। तो देखो, अंडर प्रोड्यूस हो गया, अंडर प्रोड्यूस हो गया, ओवर चार्ज हो गया, अंडर प्रोड्यूस हो गया, ओवर चार्ज हो गया, अंडर कंज्यूम भी हो गया। अब मुझे सिर्फ एक बात का जवाब देते हैं आप लोग, कि हम लोग जो पर यूनिट टैक्स का एरिया निकालेंगे, वो न्यू क्वांटिटी से निकालेंगे या ओल्ड क्वांटिटी से? सोच के जवाब देना। हम लोग जो पर यूनिट टैक्स का एरिया निकालेंगे, वो न्यू क्वांटिटी से निकालेंगे या ओल्ड क्वांटिटी से? इस फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए देख के बताना, न्यू क्वांटिटी से निकालेंगे या ओल्ड क्वांटिटी से?
और हम लोग जो टैक्स का एरिया निकालेंगे ना वो हम लोग ओल्ड क्वांटिटी से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे जरा एक बात बताओ, एमएससी की इक्वेशन ऊपर क्या लिखी हुई है? एमपीसी प्लस टैक्स, ऐसा ही है। तो अगर मुझे टैक्स का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँ, एमएससी में से एमपीसी को माइनस कर दूंगा तो टैक्स आ जाएगा। तो बेटा ये एमएससी की लाइन है, ये एमपीसी की लाइन है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो टैक्स होगा ना, तो वो पुरानी क्वांटिटी से आएगा, ऐसा ही है। तो देखें, यहाँ से मैं ऊपर लाइन लेके गया और इस लाइन से मैंने क्या निकाल लिया, इस लाइन से मैंने निकाल लिया इतने का टैक्स लगाया गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कितने का टैक्स लगाया, ई से लेके जो ए तक का एरिया है ना, ये आपका पर यूनिट टैक्स है। ये क्या है आपका पर यूनिट टैक्स। तो आप देखिएगा जरा, आप जरा देखिएगा कि जितने का टैक्स था ना, देखो इधर दोनों डायग्राम मैंने कंपैरिजन में बनाई है, देखो जितने का टैक्स था उतने की एक्सटर्नल कॉस्ट लग गई। सही है। तो अब हम लोग इंडिविजुअल ऑप्टिमम से वापसी सोशली ऑप्टिमम पर आ गए। तो ये जो वेलफेयर लॉस था ना ये खत्म हो गया अब। सही है। ये जो वेलफेयर लॉस था ये अब खत्म हो गया। ठीक है, समझ आया? तो क्या करा बेटा, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने उसी डायग्राम को बिल्कुल उल्टा बना दिया वापसी, और कुछ भी नहीं करा। तो बेटा इनडायरेक्ट टैक्स इज क्लियर टू एवरीवन, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, नाउ फॉर कंक्लूजन, इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। कंक्लूजन के लिए आपको पता होने चाहिए, ये जो हमारी पॉलिसी है ना, इनडायरेक्ट टैक्स, कंक्लूजन के लिए आपको पता होने चाहिए कि ये जो हमारी पॉलिसी है इनडायरेक्ट टैक्स, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। क्या क्या है डिसएडवांटेजेस? आपने बोला सर, सबसे पहले तो डिसएडवांटेज लिख दो, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन पर यूनिट एक्सटर्नल कॉस्ट एज एक्सटर्नैलिटीज, एज एक्सटर्नैलिटीज हैज नो प्राइस अटैच विद देम। क्या बोला भाई, पहला डिसएडवांटेज क्या है? कि एक तो डिटरमाइन करना डिफिकल्ट है, क्योंकि जो एक्सटर्नल कॉस्ट है ना वो निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक्सटर्नैलिटी के साथ कोई प्राइस नहीं अटैच हुई, जितने का नुकसान हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है ये नहीं बता सकते। और एक और मसला है कि पर यूनिट एक्सटर्नल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू पर यूनिट टैक्स। अगर आप चाहते हो कि इनडायरेक्ट टैक्स इफेक्टिव हो, तो जो आपका पर यूनिट कॉस्ट है ना, पर यूनिट जितना नुकसान हो रहा है उतने का ही टैक्स लगना चाहिए, तभी इफेक्टिव होगा। दूसरा, अपने को ये पता करने के लिए कि कितनी की एक्सटर्नल कॉस्ट है, कितनी पर यूनिट एक्सटर्नल कॉस्ट है, अपने को रिसर्च करनी पड़ेगी। और रिसर्च के डिसएडवांटेज है कि भाई रिसर्च एक तो कॉस्टली होती है, रिसर्च एक तो टाइम कंज्यूमिंग होती है, और रिसर्च की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। ठीक कह रहा हूँ सर? रिसर्च एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, और रिसर्च की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। ठीक है। ओके। अच्छा, फिर एक और मसला है कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स को ज्यादा कर देंगे तो कंट्री में इन्फ्लेशन ही इन्फ्लेशन आ जाएगा। मैं क्या लिखूं? अगर इनडायरेक्ट टैक्स को ज्यादा से बढ़ा दूंगा तो कंट्री में इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाएगा, महंगाई आ जाएगी ना। और अगर टैक्स को कम कर दूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स को, तो इनफेक्टिव हो जाएगा। तो सर ये क्या है, ये किसके डिसएडवांटेजेस है? ये टैक्स के डिसएडवांटेजेस। सही है। और टैक्स को बढ़ाऊंगा तो लोग टैक्स इवेजन भी शुरू कर देंगे, हालांकि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज के टैक्स की बात कर रहे हैं, तो टैक्स इवेजन वाला पॉइंट नहीं आ सकता। ठीक है। तो मुझे बताएं जरा, टैक्स कम होगा तो इनफेक्टिव है, टैक्स बढ़ाऊंगा तो महंगाई आ जाएगी ना, ऐसा ही है। सर दूसरी पॉलिसी गवर्नमेंट कौन सी इंप्लीमेंट कर सकता है? बेटा सेकंड पॉलिसी जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर सकता है वो है एडवर्टीजमेंट। ठीक है। सेकंड पॉलिसी जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर सकता है वो एडवर्टीजमेंट है। तो जरा बताइएगा भाई, एडवर्टीजमेंट क्या है? एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट दो तरीके की होती है, कौन कौन सी आपको याद है? एडवर्टीजमेंट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी? इंफॉर्मेटिव एंड परसुएसिव एडवर्टीजमेंट। ठीक कह रहा हूँ सर? एडवर्टीजमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, इंफॉर्मेटिव एंड परसुएसिव। इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे, जैसे कि आपने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बता दिए, क्या बता दिए?
सर इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे, जैसे आपने अपने प्रोडक्ट के फीचर बता दिए। तो यार सिगरेट के तो फायदे नहीं होते ना, सिगरेट के तो नुकसान होते हैं। तो सिगरेट की क्या बताऊंगा, सिगरेट की नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज बताऊंगा। क्या बताऊंगा भाई, इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट करूंगा, सिगरेट की नुकसान बताऊंगा। जैसे कि सिगरेट के पैकेट के पीछे लिख दिया, सिगरेट के पैकेट के पीछे लिख दिया स्मोकिंग किल्स। ठीक है, तो ये कौन सी एडवर्टीजमेंट हो गई, इंफॉर्मेटिव। सर परसुएसिव एडवर्टीजमेंट क्या होगी, परसुएसिव एडवर्टीजमेंट होगी कि आप अपने कंज्यूमर को परसुएट करोगे, और आप अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट करोगे किसके थ्रू भाई, सेलिब्रिटी के थ्रू। तो सिगरेट पीने के लिए थोड़ी अट्रैक्ट करूंगा, हम लोग इनको यूज करेंगे ताकि ये लोग सिगरेट की प्रमोशन करें, और एडवर्टीजमेंट की वजह से सिगरेट की डिमांड कम हो जाए, मतलब सिगरेट जो है ना वो हो जाए अंडर कंज्यूम। सही है, सिगरेट क्या हो जाए बेटा, सिगरेट अंडर कंज्यूम हो जाए। तो सेकंड पॉलिसी कौन सी है, सेकंड पॉलिसी है, सेकंड पॉलिसी है एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमारा जो मकसद होगा ना, जो हमारा एम होगा, वो होगा डिमांड को कम करना। सर एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमारा मकसद क्या होगा, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमारा मकसद होगा डिमांड को कम करना, ठीक है ना। सही है। ओके, तो अब अगर मुझे डायग्राम बनानी है एडवर्टीजमेंट की, तो मैं वही एएस वाली बना दूंगा। सबसे पहले दो एक्सेस बना दूंगा और लेबलिंग कर दूंगा। सर ऊपर आ जाएगा प्राइस, नीचे आ जाएगा क्वांटिटी। सर ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड, ये सप्लाई कर्व अपवर्ड, जहाँ पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, और वहां से आ गई प्राइस क्वांटिटी। सर डिमांड कम हुई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हो गई है, लोगों को बता दिया कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हार्मफुल है। बस आप ये डायग्राम बना देंगे फौरन से। तो सर जहाँ पे डिमांड सप्लाई इक्वल है, वो इक्विलिब्रियम है, ये आ गई प्राइस, ये आ गई क्वांटिटी। अब बताएं डिमांड कम होगी, डिमांड कर्व मारेगा इनवर्ट शिफ्ट, ये आ जाएगी न्यू प्राइस, और नीचे आ जाएगी न्यू क्वांटिटी, और ये हो जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो गई दूसरी पॉलिसी। अब जरा मुझे बताना यार, इस एडवर्टीजमेंट के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। कैन एनीवन प्लीज टेल मी, हम लोगों ने एएस में भी पढ़ा है। सर एडवर्टीजमेंट के क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, अगर गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट करती है तो इसके क्या डिसएडवांटेज है। एक तो एडवर्टीजमेंट कॉस्टली है, दूसरा इसका इफेक्ट फॉरेन से नहीं आएगा, फॉरेन से कोई भी सुट्टा मारना नहीं छोड़ेगा, फॉरेन से कोई भी सिगरेट पीना नहीं छोड़ेगा, लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आएगा। और इसकी जो है ना वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो पैसा सिगरेट वगैरह पे लगाया जा रहा है उससे किसी इंडस्ट्री को सब्सिडी दी जा सकती है, और पब्लिक गुड जैसे कि स्ट्रीट लाइट वगैरह 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 लगाया जा सकता है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टीजमेंट, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, कॉस्टली, लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। वैसे तो फॉर एग्जाम, फॉर योर एग्जाम वी जस्ट हैव टू लर्न two policies. One is indirect tax and one is demerit good. Third is just for the MCQ part. Third is just for the MCQ part. The third policy which government can use in order to deal with the problem of demerit goods is to use complete ban. Complete ban का क्या मतलब है, सिगरेट की प्रोडक्शन को बिल्कुल बंद कर दो। कंप्लीट बैन का क्या मतलब है, कंप्लीट बैन का मतलब है कि सिगरेट को बंद कर दो। तो अगर कंप्लीट बैन यूज करेगी गवर्नमेंट, तो एक्सटर्नल कॉस्ट एलिमिनेट हो जाएगी। सर अगर कंप्लीट बैन यूज करेंगे तो एक्सटर्नल कॉस्ट एलिमिनेट हो जाएगी, लेकिन एक मसला होगा, अगर हम लोग एक्सपोर्ट करें, इफ वी आर एक्सपोर्टिंग दीज सिगरेट्स और दीज डीमेरिट गुड्स लाइक अल्कोहल एंड ऑल, सो आवर ट्रेड रिलेशंस विल बी वायलेटेड, हमारे ट्रेड रिलेशंस वायलेट होंगे, और सामने से रिटेलिएशन होगी। जैसे अगर हम लोग किसी एक चीज के ऊपर बैन मारते हैं तो सामने से दूसरी कंट्री भी तो रिटेलिएट करेगा ना, तो रिटेलिएशन होगी। दूसरा, जब हम सिगरेट को बंद करेंगे, जब व्हेन वी विल स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ सिगरेट, व्हेन वी विल इम्पोज अ कंप्लीट बैन, सो डोमेस्टिक डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ऐसा ही है, सिगरेट की फैक्ट्री के अंदर भी तो लोग काम कर रहे होंगे ना, दे मस्ट बी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स इन दी सिगरेट फैक्ट्री, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। और फिर ट्रांसफर पेमेंट्स करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, जैसे इमरान खान ने 12,000 रुपए दिए थे और मरियम नवाज ने 2,000 दिए थे, उसका मजाक बना था, याद आया। तो गवर्नमेंट को ट्रांसफर पेमेंट करनी पड़ेगी, अनएम्प्लॉयड लोगों को फायदा देना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ेंगे बेसिकली। ठीक है,
तो सर हमें कौन सी पॉलिसी याद करनी है? हमें याद करनी है डीमेरिट गुड के लिए इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मकसद होगा सप्लाई को रिड्यूस करना। इनडायरेक्ट टैक्स विल एम टू मेक इट अंडर प्रोड्यूस, विल एम टू रिड्यूस सप्लाई। एडवर्टाइजमेंट विल एम टू रिड्यूस डिमांड। एंड कंप्लीट बैन विल एम टू कट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सिगरेट्स। तो सर डीमेरिट गुड्स की पॉलिसीज क्या क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, एडवर्टाइजमेंट एंड कंप्लीट बैन। ओके। Okay, so is the policies for demerit goods clear to everyone? So we will start with merit goods. मेरिट गुड्स से शुरू करा जाए तो बताएं जरा मेरिट गुड्स में प्रॉब्लम क्या है? तो मेरिट गुड्स हैज अ प्रॉब्लम दैट दे आर अंडर कंज्यूम्ड एंड दे आर अंडर प्रोड्यूस्ड। Merit goods has a problem that they are under consumed and under produced, which means there is under allocation in case of merit goods, right? अंडर एलोकेशन है रिसोर्सेज की। सर मेरिट गुड में प्रॉब्लम क्या है? मेरिट गुड एक तो अंडर कंज्यूम है, इसकी डिमांड कम है और इसकी सप्लाई भी कम है। तो हमारा अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगी तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन विल टारगेट टू मेक इट ओवर कंज्यूम, विच मीन्स टू इंक्रीज इट्स डिमांड। ओवर कंज्यूम करना, डिमांड को बढ़ाना, और इसको ओवर प्रोड्यूस करना। ओवर प्रोड्यूस करने का क्या मतलब है? सप्लाई को बढ़ाना। तो जरा मुझे एक बात बताएं, ओवर कंज्यूम कराने के लिए गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट वही एडवर्टाइजमेंट करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? ओवर प्रोड्यूस कराने के लिए वही एडवर्टाइजमेंट करेगी, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट का एम होगा ना वो होगा डिमांड को बढ़ाना, और इसको ओवर प्रोड्यूस करेगी बाय इंक्रीजिंग सप्लाई। तो सर मुझे जरा बताएं सप्लाई को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? आपको याद है एएस के अंदर मेरिट गुड्स वो गुड्स हैं जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मेरिट गुड को ओवर प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी ना, उसका नाम होगा बेटा सब्सिडी। उसका क्या नाम होगा बेटा? उसका नाम होगा सब्सिडी। ठीक कह रहा हूँ? ओके, सब्सिडी, व्हाट इज सब्सिडी? सो बेसिकली सब्सिडी इज अ ग्रांट और कैश पेमेंट। सब्सिडी बेटा एक ग्रांट होती है या फिर एक कैश पेमेंट होती है? जो कौन देता है बेटा? सब्सिडी इज अ ग्रांट और कैश पेमेंट विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर। सर सब्सिडी एक ग्रांट या कैश पेमेंट होती है। सब्सिडी इज अ ग्रांट और कैश पेमेंट विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर। सब्सिडी से प्रोड्यूसर की कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो प्रोड्यूसर का बर्डन कम होगा, और प्रोड्यूसर मोटिवेट हो जाएगा और सप्लाई को बढ़ा देगा। सर सप्लाई बढ़ेगी तो सरप्लस होगा, सप्लाई बढ़ेगी तो सरप्लस होगा, और सरप्लस होगा तो प्राइस कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूँ? तो आपने बोला सर सब्सिडी से सप्लाई बढ़ जाएगी। सर सब्सिडी से सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक कह रहा हूँ? तो जरा बताना भाई, सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा? आपने बोला सर सप्लाई बढ़ेगी तो सरप्लस होगा, और आपने बोला सर सरप्लस होगा तो प्राइस कम हो जाएगी। सही कह रहा हूँ? सर सरप्लस होगा तो प्राइस कम होगी, और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक कह रहा हूँ? तो जरा मुझे बताना भाई, सप्लाई बढ़ेगी तो इसका मतलब है मेरिट गुड्स आर ओवर प्रोड्यूस्ड एंड अंडर चार्ज, राइट? So will be over consumed. Okay. So first we will have to revise the AS diagram, then we will go forward towards the A2 diagram. तो सर सब्सिडी की डायग्राम बनानी है, तो बेटा सब्सिडी से सप्लाई बढ़ती है, ऐसा ही है। तो फर्स्ट वी विल डू लेबलिंग। दिस इज योर प्राइस, दिस इज योर क्वांटिटी, राइट? दिस इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, दिस इज योर सप्लाई कर्व। डिमांड सप्लाई इज इक्वल इज नोन एज इक्विलिब्रियम। Supply is increasing, so we will make a rightward shift. This is new equilibrium. So this is new price and new quantity. Okay. Demand, supply, equilibrium, price, quantity. Supply is increasing due to subsidy. So this is your new equilibrium. This is your new price, and this is your new quantity, right? सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई करने हमारा राइटवर्ड शिफ्ट, बिकॉज सब्सिडी से सप्लाई बढ़ती है, ओवर प्रोड्यूस होगा, और ये हो जाएगा आपका न्यू इक्विलिब्रियम, राइट?
नाउ फर्स्ट वी विल मेक द इंट्रोडक्शन डायग्राम ऑफ मेरिट गुड, देन आई विल इनकॉर्पोरेट सब्सिडी इन दैट डायग्राम। पहले हम लोग मेरिट गुड की डायग्राम बनाएंगे, फिर सब्सिडी वाली बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को और मजीद क्लियर हो जाए। तो बताएं बेटा, सबसे पहले तो दो एक्सेस बना दिए हमने, ठीक है, और हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं। ऊपर आ गया बेटा प्राइस, और नीचे आ गया क्वांटिटी, ठीक है। ये जो है ये हो गई एमएसबी, ये हो गई एमएससी, जहाँ पे दोनों इक्वल, वो सोशली ऑप्टिमम लेवल, वहां से आ गई प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। ये आ गई प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है ना। तो जरा बताइएगा जरा, ये हो गई एमएसबी, ये हो गई एमएससी, जहाँ पे दोनों इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है, ये प्राइस आ गई और ये क्वांटिटी आ गई, ठीक लगा। अब जरा मुझे बताइएगा, जो आपका एमएस जो आपका एमएससी है ना, वही आपका एमपीसी है, क्योंकि मेरिट गुड में कोई एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल बेनिफिट है। अब बताओ, मेरिट गुड होता है अंडर कंज्यूम, इसकी डिमांड ज्यादा है, तो ये देखें, ये मैंने एक लाइन बना दी, इसका नाम क्या होगा, इसकी डिमांड कम है इसलिए मैंने इन्वर्ट शिफ्ट करा। इसकी डिमांड कम है, और ये कौन सी लाइन हो गई, ये लाइन हो गई एमपीबी। ये कौन सी लाइन हो गई, ये हो गई एमपीबी। तो बताओ, जहां पे एमपीसी और एमपीबी इक्वल हो रहा है, वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम, वहां से आ जाएगी प्राइस और नीचे आ जाएगी क्वांटिटी, ठीक कह रहा हूं। देखिएगा जरा, अब जरा मुझे बताएं, ये हो गई प्राइस P1, ये हो गई क्वांटिटी Q1, ठीक कह रहा हूं, सही। ये पुरानी डायग्राम हो गई, इसमें कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, अब बताएं जरा। जो एमएसबी और एमपीबी के दरमियान डिफरेंस होगा, जो एमएसबी और एमपीबी के दरमियान डिफरेंस होगा, जो एमएसबी और एमपीबी के दरमियान डिफरेंस होगा, वो होगा एक्सटर्नल बेनिफिट। और ये जो आपके सामने ट्राइंगल बन रहा है, ये जो आपके सामने ट्राइंगल बन रहा है बेटा, ये डेड वेट लॉस होगा, या फिर एक्सटर्नल बेनिफिट फॉरगोन वाला एरिया होगा, वो बेनिफिट जो मैं लोगों को प्रोवाइड कर सक रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा। ये वही वाला ट्राइंगल होगा, याद आ गया। तो सर जरा बताइएगा, इस ई वाले पॉइंट पे सोशली ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, इस E1 पे आप ऑपरेट कर रहे हैं इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल पे, जहाँ पे सोसाइटी को वेलफेयर लॉस हो रहा है। ठीक कह रहा हूँ बेटा, ये इंट्रोडक्शन डायग्राम थी आपकी मेरिट गुड की। सर, जो एमएसबी और एमपीबी के दरमियान डिफरेंस था, वो आपका एक्सटर्नल बेनिफिट था, वो इस इक्वेशन से हमें याद आ गया, ठीक है। ओके, सो इंट्रोडक्शन डायग्राम इज क्लियर, नाउ शुड आई गो टुवर्ड्स सब्सिडी डायग्राम, इज इट क्लियर। नाउ आई एम मेकिंग द मेन डायग्राम। मैं मेन डायग्राम बना रहा हूँ, मैं एक नए पेज पे बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ आए। बहुत बड़ी डायग्राम बनाऊंगा, सुकून से देखिएगा, कुछ भी नहीं है, डायग्राम बहुत आसान है, नो नीड टू पैनिक, इट्स वेरी इजी, ट्रस्ट मी। ओके, फर्स्ट आई एम गोना डू लेबलिंग। So this is my price and this is my quantity, right? Okay. This is your MSB and this is your MSC and this is your socially optimum level, ठीक है। अब हम लोग जो हमने अभी डायग्राम बनाई थी ना, हम उसी के अंदर सब्सिडी ऐड कर देंगे, बस दैट्स इट। हम इंडिविजुअल से सोशली पे ही जाएंगे, लेकिन हम इसी डायग्राम में एडिशन कर देंगे। बताएं, ये कौन सी लाइन हो गई, ये हो गई एमएसबी और ये हो गई एमएससी। बेटा, जो एमएससी है वही एमपीसी है, ऐसा ही है। तो सर, ये कौन सा है, ये है बेटा आपका सोशली ऑप्टिमम लेवल, यहाँ से आ गई प्राइस और यहाँ से आ गई क्वांटिटी। अब बताएं जरा, डी मेरिट गुड अंडर कंज्यूम होता है, तो ये मैंने इनवर्ट शिफ्ट कर दिया, और इस लाइन का नाम क्या हो गया, इस लाइन का नाम हो गया एमपीवी। तो बताएं जरा, ये हो गया आपका इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल, जहाँ पे एमपीसी और एमपीवी मिल रहा है। तो यहाँ से आ गई प्राइस और नीचे आ गई क्वांटिटी, और ये जो डिस्टेंस निकाला है, ये एक्सटर्नल बेनिफिट फॉरगोन वाला एरिया, देखें। ये हो गई आपकी प्राइस P1, ये हो गई आपकी क्वांटिटी Q1, और ये जो डिस्टेंस निकाला है मैंने, ये एक्सटर्नल बेनिफिट फॉरगोन वाला एरिया, ठीक है। देखिएगा जरा, ये है भाई, ये अभी ये ओरिजिनल डायग्राम है,
जी, ये ओरिजिनल डायग्राम है। ये ओरिजिनल डायग्राम है, एनी प्रॉब्लम? ये ओरिजिनल डायग्राम है, एनी प्रॉब्लम? मैं आपके लिए एरिया लिख देता हूँ। ये जो ई से लेके ए तक का डिस्टेंस है, इतने का एक्सटर्नल बेनिफिट है। और ये जो ई वन और ए है, ये जो ट्राइंगल है, ये आपका डेड वेट लॉस है, या फिर ये आपका एक्सटर्नल बेनिफिट फॉरगोन वाला एरिया है। और ये डिस्टेंस ये एक्सटर्नल बेनिफिट कैसा आया? एमएसबी में से मैंने जब एमपीबी को माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया ईबी। यही तो करा है हमने, देखें एमएसबी और एमपीबी के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपका एक्सटर्नल बेनिफिट है, ठीक है। अच्छा, फिर और क्या लिख सकते हैं? क्वांटिटी क्यू पे सोशली ऑप्टिमम लेवल है, क्वांटिटी क्यू वन पे इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल है, क्योंकि एसओएल पे सोशली ऑप्टिमम लेवल है, एफिशिएंट एलोकेशन है। आईओएल पे अंडर एलोकेशन हो रही है। अब सब्सिडी देके मुझे इस मसले को हल करना है, तो मैं सब्सिडी कहाँ, सब्सिडी का मकसद क्या होगा? सब्सिडी से प्राइस कम होगी, सब्सिडी से प्राइस कम होगी और क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ऐसा ही होगा। तो यार, मैं पहले ई पे ऑपरेट कर रहा था, बट ड्यू टू अंडर एलोकेशन आई एम ऑपरेटिंग एट ई वन। तो ऑलरेडी प्राइस गिरी भी है, क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा। तो अगर सब्सिडी दूंगा तो और प्राइस कम होगी। तो सब्सिडी कौन सी क्वांटिटी पे दूं? क्यू वन पे दूं, क्वांटिटी क्यू पर दूं? सब्सिडी अगर मुझे देनी है तो मुझे किस क्वांटिटी पर देनी पड़ेगी? क्वांटिटी पे, कौन सी क्वांटिटी पे देनी पड़ेगी, क्यू वन या क्यू पर? इफ आई वांट टू गिव सब्सिडी, so at which quantity will I have to give subsidy? मुझे क्वांटिटी क्यू पर सब्सिडी देनी पड़ेगी, मुझे क्वांटिटी क्यू पर सब्सिडी देनी पड़ेगी। सुफियान, मुझे क्वांटिटी क्यू पर सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो मैं इस पॉइंट पे दूंगा, मैं इस पॉइंट पे सब्सिडी दूंगा बेटा सुफियान। मुझे क्वांटिटी क्यू के ऊपर सब्सिडी देनी पड़ेगी, मुझे क्वांटिटी क्यू के ऊपर सब्सिडी देनी पड़ेगी। देखें इधर, मैं आपके लिए लाइन बना रहा हूँ। देखें, ये जो क्वांटिटी क्यू है ना, मुझे यहाँ पर सब्सिडी देनी पड़ेगी। कहाँ पर सब्सिडी दूंगा मैं? यहाँ पर इस इक्विलिब्रियम E2 और इस क्वांटिटी क्यू के ऊपर सब्सिडी दूंगा। क्यों दूंगा? ताकि ताकि क्यों दूंगा भाई? ताकि प्राइस और कम हो जाए। क्यों दूंगा भाई मैं इधर सब्सिडी? ताकि प्राइस और कम हो जाए और क्वांटिटी वापस बढ़ जाएगी, ऐसा ही होगा। सर, प्राइस और कम हो जाएगी और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सर, प्राइस और कम हो जाएगी और क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ऐसा ही है भाई। देखो, तो ये देखो, ये वापसी इक्विलिब्रियम चेंज होकर क्या हो जाएगा? E1 से E2। तो अब ये लाइन क्या हो जाएगी? ये लाइन हो जाएगी MSC इज इक्वल टू MPC प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट था ना, उसकी जगह सब्सिडी आ जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट तो होती नहीं है। सही है। अब ये MSC क्या होगा? MSC इज इक्वल टू MPC प्लस EC की जगह सब्सिडी आ गई उतने की। तो अब बताओ, वापसी सोशली ऑप्टिमम लेवल हो गया ना ये? सही है, ऐसा ही हो गया। सही है। अब मुझे बताओ, ये MPB की लाइन क्या हो जाएगी? ये जो MPB की लाइन है, ये भी MSB हो जाएगी। कैसे? अगर इस MPB के अंदर मैं जितने का एक्सटर्नल बेनिफिट फॉरगोन है उतनी की सब्सिडी दे दूंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी MSB हो जाएगा। ठीक कह रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ भाई? इस MPB के अंदर जितना एक्सटर्नल बेनिफिट फॉरगोन का एरिया, अगर उतने की सब्सिडी दे दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? MSB हो जाएगा। सही है। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, अगर मुझे पर यूनिट सब्सिडी का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? जरा मुझे फॉर्मूला बताना भाई। अब फॉर्मूला क्या हो गया? मुझे 1 मिनट दे दो, बस समझ आ जाएगा। मुझे फॉर्मूला बताओ। अब फॉर्मूला क्या हो गया? MSC इज इक्वल टू MPC प्लस सब्सिडी, ये फॉर्मूला हो गया। तो मुझे अगर सब्सिडी का एरिया निकालना है तो क्या करूं? MSC में से MPC निकाल दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? पर यूनिट सब्सिडी। मेरे पास क्या आ जाएगी? पर यूनिट सब्सिडी। तो जरा देखें, ये MPC की लाइन है और ये MSC की लाइन है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो आपका सब्सिडी होगा ना। तो ये जो एरिया E से लेके E2 तक है ना, ये जो एरिया E से लेके E2 तक है,
इतने की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी है। ये जो एरिया ई से लेके E2 तक है ना, इतने की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। तो मुझे एक बात बताओ, जितने का जितने का एक्सटर्नल बेनिफिट फॉरगोन था, उतने की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। ऐसा ही करा है भाई। जितने का एक्सटर्नल बेनिफिट फॉरगोन वाला एरिया था, उतने की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। ठीक कह रहा हूँ भाई? तो ये आपकी मेरिट गुड की डायग्राम है। एनी प्रॉब्लम? नाउ आस्क मी क्वेश्चंस इफ यू वांट। सेकेंड पॉलिसी जो मेरिट गुड्स को सॉल्व करने के लिए, द गवर्नमेंट कैन यूज द सेकेंड पॉलिसी इन ऑर्डर टू सॉल्व मेरिट गुड्स प्रॉब्लम इज थ्रू एडवर्टिजमेंट। एंड दिस टाइम and this time advertisement will lead to this time advertisement will lead to an increase in demand, right? This time advertisement will lead to an increase in demand because merit goods वो goods जैसे सोसाइटी के लिए फायदेमंद है, राइट? ओके सर, नेक्स्ट पॉलिसी कौन सी हो सकती है? नेक्स्ट पॉलिसी कोई गेस करेगा कौन सी हो सकती है? नेक्स्ट पॉलिसी कौन सी हो सकती है? सोल प्रोविजन, राइट? सर, नेक्स्ट पॉलिसी विच द गवर्नमेंट कैन यूज इज सोल प्रोविजन। सर, सोल प्रोविजन क्या है? एक तो अवेलेबल होगा एवरीवन के लिए, प्राइस कम होगी, अफोर्डेबिलिटी होगी, और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी इसकी। लेकिन वही वाली बात है, अगर आप इस गुड को फ्री भी कर दो ना, तो भी लोग इसको कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों के पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इवन इफ यू प्रोवाइड दिस गुड फॉर फ्री, पीपल विल स्टिल पीपल विल स्टिल नॉट कंज्यूम इट, बिकॉज पीपल विल स्टिल वॉन्ट कंज्यूम इट बिकॉज देर इज लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आप फ्री भी कर दोगे तो भी लोग इसको कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों के पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, राइट? ठीक कह रहा हूं मैं? सही है? ठीक है, अब आप देख लो भाई, सब्सिडी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो सब्सिडी का पहला डिसएडवांटेज ये था कि भाई हमें एक्सटर्नल बेनिफिट फॉरगोन और सब्सिडी का एरिया इक्वल होना चाहिए, जो कि डिफिकल्ट टू डिटरमाइन है। और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर फ्री भी होगी तो भी लोग कंज्यूम नहीं करेंगे। और प्रोड्यूसर सब्सिडी को पास नहीं करता क्योंकि करप्शन होती है। ठीक है। सो दिस एंड्स आवर मार्केट फेलियर चैप्टर। सो वी आर डन विद यूटिलिटी इन डिफरेंस कर्व, efficiency and market failure, right? We would be starting a 20 marker question on inshallah Thursday for market failure. So please get ready. Thank you.